हम बात कर रहे थे टॉर्शन पॉजिटिव और नेगेटिव की। ये एग्जांपल जो है हेलिक्स की है, ठीक है। उसके बाद आगे जो है वो एक और बात है, ये जो थ्योरम 4.4 है, इसमें क्या रहा है, अ कर्व ऑफ क्लास ग्रेटर और इक्वल टू 3 along which n is of class 1 is a plane curve if and only if its torsion vanishes identically। मतलब के प्लेन कर्व का जो टॉर्शन होता है वो जीरो होता है, ठीक है। क्योंकि देखें प्लेन कर्व का ये मकसद है कि जो आपके पास है ना एक्स एक्स जो है वो इस तरह से है कि उसमें कोई x1 है, साथ टी है, x1 E1 है, फिर उसमें कोई x2 E2 है। E3 वाली टर्म नहीं है यहाँ पे, मतलब कि ये प्लेन कर्व है। इस प्लेन कर्व में जिसके फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट होता है, थर्ड नहीं होता, तो उसका जो है ना टॉर्शन जीरो आ जाता है। सही है, इस थ्योरम के मुताबिक ये हमें कह रहा है। उसके बाद थ्योरम 4.5 में टॉर्शन फाइंड करने का फार्मूला जब हम टी को इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि एक्स जो है जब टी का फंक्शन होगा तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। ये इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव से, और जो आंसर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे थर्ड डेरिवेटिव से, ये जो प्राइम है, और इसको डिवाइड कर देंगे फर्स्ट डेरिवेटिव क्रॉस प्रोडक्ट विद सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। और जब आप ये चीज फाइंड कर लेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड जो भी आएगी, ठीक है, उसका हम स्केयर कर देंगे, तो इस क्वांटिटी के आंसर में भी आपके पास टॉर्शन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स क्या होती है कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स अलोंग अ कर्व जनरेट अ कर्व, ठीक है। मतलब एक कर्व के जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स हैं वो एक और कर्व जनरेट करते हैं ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस 1 अबाउट द ओरिजिन, ठीक है। तो उस वो जो जनरेट होती है ना कर्व, उसको स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन इसको आप देख लीजिएगा, और एक दो पॉपुलर स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स आपने माइंड में रखनी है। जैसे आपको मैं दो तीन फार्मूले बता देता हूँ। ये 4.10 एग्जाम्पल है। जस्ट याद क्या रखना है कि आपके पास ये हेलिक्स है, ठीक है। इस हेलिक्स के लिए जो स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स है इस टी की, उसकी वैल्यू आपके पास ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट होगी। फिर एन की स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स क्या होगी, 1, और बी की स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स रेडियस, वो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स है वो बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर होगा। जबकि आपने ए और बी की तरतीब यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। मतलब 4.10 एग्जाम्पल में से जो याद करने वाली चीजें हैं वो यही है कि एक्स आपको पता होना चाहिए, ये हेलिक्स है, और स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स का जो रेडियस है ना, वो उसकी वैल्यू आपको सिर्फ याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये सॉल्व एग्जांपल्स में से कौन कौन सी एग्जांपल को अपने माइंड में रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 4.7 वाली जो स्टेटमेंट है, 4.7, इसको 4.8 को, 4.10 को,
4.17 को, ठीक है। मतलब एक्स का जो ट्रिपल डेरिवेटिव है वो टी एन बी के कोफिशिएंट्स की फॉर्म में क्या होता है। ट्रिपल डेरिवेटिव को ट्रिपल ट्रिपल डेरिवेटिव में टी का कोफिशिएंट क्या होगा, ये मतलब आपको क्वेश्चन में आ सकता है ना कि अलोंग अ कर्व इस तरह करके, उसके बाद वो आपको ये बोलेंगे, अगर कोई क्वेश्चन बना दो, अलोंग अ कर्व दी द कोफिशिएंट ऑफ बी इन एक्स ट्रिपल डॉट इज। अब बी का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, टार्शन टाइम्स कर्वेचर, मतलब टार्शन टाइम्स कर्वेचर, ये है ना। इसी तरह एन का भी कोफिशिएंट, एन का जो कोफिशिएंट है वो कर्वेचर कर्वेचर का डेरिवेटिव है, और टी का जो कोफिशिएंट है वो कर्वेचर नेगेटिव ऑफ कर्वेचर स्केल है, ठीक है। तो 4.17 को देखिएगा, उसके बाद ये 4.18 जो है, ये क्या है कि किसी भी कर्व के लोग अगर एस के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करें, ये जो डॉट है ना यहाँ पे, इसका मतलब है एक्स डॉट का मतलब है कि ये एक्स का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एस, और अगर इस तरह हो एक्स प्राइम हो तो ये होता है एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इस ब्रैकेट फंक्शन की, तो इस ब्रैकेट फंक्शन का ये मतलब है कि एक्स डॉट क्रॉस एक्स डबल डॉट, और इसका डॉट हमने कर लिया एक्स ट्रिपल डॉट से, ये आपके पास इक्वल आ जाएगा कर्वेचर का स्केयर टाइम्स टॉर्शन, ठीक है। ये आपने याद रखनी है वैल्यू, सॉल्व नहीं करना, जस्ट इसको आपने याद रखना है। 4.19 ये वही टार्शन की वैल्यू है जो थ्योरम 4.5 में आपने पढ़ा था, ये वही उसका प्रूफ है, लेकिन प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने इसकी वैल्यू को याद रखना है, ठीक है। 4.20 की स्टेटमेंट को याद रखना है, 4.21 की स्टेटमेंट को याद रखना है, ठीक है। 4.23 इसकी स्टेटमेंट को, 4.24 की स्टेटमेंट को याद रखना है, और 25 की स्टेटमेंट, बस यहाँ तक, ठीक है। ये चैप्टर 4 भी हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। चैप्टर 5 आ जाता है थ्योरी ऑफ कर्व्स। थ्योरी ऑफ कर्व्स में से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ, आपने जस्ट वो फार्मूले याद रख लेने हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि टी डॉट इसके इक्वल होता है, एन डॉट इसके इक्वल होता है, और बी डॉट इसके इक्वल होता है, ठीक है। देखे ना, ये वही चीज है ना जो हमने टॉर्शन की डेरिवेशन में फाइंड की थी, और ये वो वैल्यू है जिसको हमने कर्वेचर की डेरिवेशन में देखा था, ठीक है। कर्वेचर की डेरिवेशन और टॉर्शन की डेरिवेशन से दो इक्वेशन तो आपको पहले ही आती हैं, और एन डॉट भी आपने इसको याद कर लेना है। उसके बाद इन तीनों इक्वेशंस को हम फ्रेनेट सैरट फ्रेनेट इक्वेशंस भी कहते हैं, ठीक है। सैरट फ्रेनेट इक्वेशंस आपको ऐसे भी आ सकता है कि द सैरट फ्रेनेट इक्वेशंस आर टी एन बी, या फिर टी डॉट एन डॉट बी डॉट, तो इसका आंसर होगा टी डॉट एन डॉट और बी डॉट, इनकी वैल्यूज भी आनी चाहिए। तो इसको उसने जो है ना मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिखा हुआ है, जैसे टी डॉट में देखे, टी डॉट में एन है, टी नहीं है और बी भी नहीं है, तो टी और बी का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, ये टी का कोफिशिएंट 0 हो गया और ये बी का कोफिशिएंट 0 हो गया, तो 0 कर्वेचर और 0 0 कर्वेचर 0, ये टी डॉट की वैल्यू। इसी तरह एन डॉट में जो टर्म नहीं है टी एन बी की, उस कोफिशिएंट को 0 कर लिया ये, और बी डॉट में टी नहीं था तो टी का कोफिशिएंट 0, और बाकी माइनस टा और 0, ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गई उसके फ्रेनेट इक्वेशंस, ठीक है। ये 5.1 एग्जाम्पल है, इसको आप देख लीजिएगा, जस्ट इसको देखना है, ठीक है। उसके बाद एक ये इक्वेशन है,
आर इक्वल 1/√2 ई रेस टू पावर थीटा, ये लोगरिथमिक स्पाइरल, ये मतलब कि ये इक्वेशन ऑफ लोगरिथमिक स्पाइरल है। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई 2-4 इक्वेशंस दे के तो पूछ सकता है कि इनमें से लोगरिथमिक स्पाइरल क्या होती है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो ये आप बस इस इक्वेशन को अपने माइंड में रखिएगा, बाकी कुछ भी नहीं इसमें से आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी इसमें से कुछ नहीं करना चैप्टर 5 में से, फिर आपने डायरेक्ट आ जाना है चैप्टर नंबर चैप्टर 9 पे आ जाए, ठीक है। चैप्टर 9 में दो फॉर्म्स है, फंडामेंटल फॉर्म्स। जस्ट आपने फंडामेंटल फॉर्म्स को डिराइव करने का तरीका आपने याद रखना है। जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है वो dx.dx के जरिए से फाइंड होगी, ठीक है। ये फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म का फार्मूला है, ई डी यू स्केयर 2f डी यू डी वी और जी डी वी स्केयर। अभी इसकी डेरिवेशन पे मैं नहीं जा रहा। तो ये फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में ई जो होता है वो एक्स यू डॉट एक्स यू होता है, एफ जो होता है वो एक्स यू डॉट एक्स वी होता है, और जो जी होता है वो एक्स वी डॉट एक्स वी। जबकि यू और वी ये क्या है, एक्स जो है ये टू वेरिएबल्स का फंक्शन है, यू का और वी का, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स का फंक्शन है अब यहाँ पे एक्स। तो इन दो वेरिएबल्स को यूज करके फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म की ये वैल्यू होती है, जबकि ई एफ जी ये होते हैं। और आपने इसमें से कुछ भी नहीं करना, अगर आया भी तो आपसे ये फॉर्म पूछी जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आ जाती है सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। बस उसकी भी वैल्यू आपने मेन मेन याद रखनी है, क्योंकि ये चीजें भी डिस्कशन करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि बस ये मैं बताऊं और यहाँ पे ये वाइंड अप हो जाए, ठीक है। तो जो सेकंड फंडामेंटल फॉर्म है उसका फार्मूला हमारे पास आ जाता है यहाँ पे। ये सेकंड फंडामेंटल फॉर्म है। अब आपने इसमें से एल एम और एन की वैल्यू को याद रखना है कि एल एम और एन क्या होता है, ठीक है। ये सेकंड फंडामेंटल फॉर्म है, ये निशान मैंने लगा दिया, बुक आपको मिल जाएगी, आप बुक में से देख लीजिएगा। ये फिगर 9.4 के बिल्कुल नीचे होगा द फंक्शन, ये जो टू ये सेकंड फंडामेंटल फॉर्म है, जिसमें एल की वैल्यू जो है वो, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये देखें। एल जो है -XU, एक्स यू, एक्स यू का मतलब है कि पार्शल एक्स बाय पार्शल यू, ठीक है, ये चीज है। और एन यू मतलब पार्शल एन बाय पार्शल यू। इस तरह एम की वैल्यू जो है वो इसके इक्वल है और एन की वैल्यू जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो एन फाइंड होगा इस तरीके से, एम फाइंड होगा इस तरीके से और एल फाइंड होगा इस तरीके से। बाकी बुक आपके पास होगी, थोड़ा सा इसको ऊपर जाएंगे तो यहाँ से एन भी मिल जाएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है ना वो एन आपको ये मिल जाएगा, एक्स यू क्रॉस एक्स वी ओवर एक्स यू क्रॉस एक्स वी की मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सेकंड फंडामेंटल फॉर्म और फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ये दो चीजें हैं इसमें डिफरेंशियल ज्योमेट्री में। इनकी ये जो बाकी कैलकुलेशन है इसको करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, इसमें मैं बाद में वीडियो बना दूंगा इसकी एक्सप्लेनेशन पे। अभी पीपीएससी के हवाले से ये इतना ही काफी है, ठीक है। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो, ये बुक मैं अगेन सेंड कर दूंगा जी। और कोई क्वेश्चन? बुक पे कोई निशान नहीं है, क्योंकि बुक पे लिखा नहीं जा रहा। अगर आपको ये नजर आए, ये कमेंट में पेंसिल वाला ऑप्शन जो है ना ये डिसेबल्ड है, इसलिए बुक पे निशान वगैरह कोई नहीं है। बुक वैसे मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? जी और कोई क्वेश्चन?
तो अभी हम एक नया कोर्स स्टार्ट करते हैं। मैं मीटिंग लिंक सेंड करता हूँ आपको, उसमें फिर हम नया कोर्स स्टार्ट करते हैं। जी मैं लिंक भेज दूंगा यूट्यूब का, ठीक है, यूट्यूब वीडियोस का। ओके जी, मैं अभी आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ अभी नेक्स्ट मीटिंग का।